नमस्ते बच्चों। आप लोग कैसे हो? हम लोग हमारे पिछले कक्षा में कौन सा इकाई कर रहे थे? बोलो। जंतुओं में पोषण, है ना। हम लोग कौन सा इकाई कर रहे थे बच्चों? जंतुओं में पोषण। जिसमें हमने जो है आपको बताया कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ना। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, और भोजन अंतर्ग्रहण की विधियों के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। फिर जो है हम लोग क्या बता रहे थे आपको? पाचन यानी मनुष्य में पाचन। ओके। और सबसे कहा था कि आप पढ़कर आओगे। मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे से पढ़कर आए हैं। पढ़कर आए हो ना? तो बच्चों, हम लोग मानव में पाचन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जो है आप सबने देखा कि मनुष्य मनुष्य जो है। और बच्चों, आपसे एक बात कहना है कि आप जो है सारे एकदम से अच्छे से बिना शोर किए अच्छी तरह से सुनोगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टफ टॉपिक है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो सारे बच्चे क्या करोगे? सब एकाग्र होकर ध्यान से बैठोगे। सब तैयार हो ना? तो शुरू करते हैं। तो मानव में पाचन, तो हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि मनुष्य जो है मुंह द्वारा क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है ना। मनुष्य कैसे करता है? मुंह द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। और फिर क्या होता है? जो भोजन यानी जिसे हम जो है एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है ना। जरा हम लोग पहले डायग्राम जरा देख लेते हैं, उसके साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे? डायग्राम को जरा बना कर आओगे। तो बच्चों, हमने क्या बताया था कि मानव में जो पाचन होता है ना, ये देखिए। तो ये देखिए, मनुष्य जो है मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करता है। और जो मुख गुहा से, यहाँ पर जो एक खाली जगह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा से क्या होता है? ये जो भोजन जो है यहाँ से, ये देख रहे हो ना, ये जो नली है, ग्रास नली से होता हुआ गुजरता है। फिर जो है कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंच जाता है। और आमाशय से होते हुए भोजन जो है छोटी आंत में, और छोटी आंत से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचता है बच्चों? बड़ी आंत में पहुंचता है। फिर मलाशय से द्वारा जो है गुदा के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आपके मन में होना चाहिए जब हम आपको जो है एक एक बातें बता रहे हैं। क्लियर है? ओके। तो बच्चों, पाचक ग्रंथियां, तो हमने आपसे कहा था ना कि हमारे जो है शरीर में क्या होता है? पाचक ग्रंथियां होती है। ठीक है। पाचक ग्रंथियां होती है, जिसमें जो है लार ग्रंथि, जिसकी वजह से हम जब भी कोई भोजन चबाते हैं तो क्या होता है? वो जो है रस के साथ मिल जाता है ना। हमने आपको बताया था कि लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को किस में बदलता है बच्चों? मीठे माल्टोज में बदल देता है ना। मीठे माल्टोज में बदल देता है। यानी जो लार है वो मंड को यानी स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज में यानी शर्करा में बदल देता है। ओके। फिर जो है लार ग्रंथि, ये देखिए दूसरा जो है सबसे बड़ा ग्रंथि जो है यकृत। ओके, जो हमारा लीवर है। दूसरा जो हमने क्या देखा? लीवर। यानी आप यानी पाचक ग्रंथियों के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे। पहले लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ओके। इन तीनों को जो है आप क्या कीजिए? आप याद रखिए। लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। अब ये कहां पर होता है पहले जरा दिखा देते हैं आपको, है ना। ये देखिए, ये कहां पर होता है पहले देखिए। तो ये जो है बच्चों, ये जो लार ग्रंथि है, ये देख रहे हो? ये देखिए, ये जो लार ग्रंथि है बच्चों, ये सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं जिसे। ये हमारे मुंह गुहा के यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्थित होता है। और लीवर आपने देख लिया ना, लीवर, ये रहा लीवर है। ये देखिए, यहाँ पर जो है लीवर है। और हम लोग जो है अग्नाशय, इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियास बोलते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पर, अग्नाशय यानी पैनक्रियास।
तो ये जो है पिक्चर जो है क्या करना है आपको जरा अपने मन में रखना है, उसके बाद हम आपको और बताते हैं। तो बच्चों, मुख गुहा, तो आप ये तीनों आपने देख लिया हमारे पाचक ग्रंथियां, ये मन में याद रखिएगा, पाचक ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ओके, चलिए, अब जो है मुख गुहा, मुख गुहा में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या होता है मुख गुहा में बच्चों? दांत होते हैं, है ना, जो हमारे भोजन को चबाने का, काटने का, पीसने का काम करता है। तो मुख गुहा में दांत होता है, और जीभ, है ना, जीभ की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चखते हैं, और जो है लार हम लोग स्रावित करते हैं, तो जीभ। फिर जो है अगला क्या होता है हमारा मुख गुहा में? लार ग्रंथि होता है। ओके, लार ग्रंथि होता है। तो ये हमने मुख गुहा के बारे में बताया। फिर जो है हम लोग आमाशय के बारे में बात कर रहे थे, यानी स्टमक, आमाशय के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें क्या बताया आपको? जो है आमाशय कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? थैलीनुमा संरचना होती है। आपने अगर अपने पेट को यानी आमाशय का चित्र अगर देखा है तो कैसा होता है आमाशय? किस तरह का होता है बोलो? ये देखिए, है ना, आमाशय। ये क्या है? एक जे, जे की तरफ लिखा हुआ ना अंग्रेजी में, ये जो है थैलीनुमा संरचना होती है। कैसा संरचना होती है? थैलीनुमा संरचना होती है। और आहार नाल का, जो हमारा ये जो आहार नाल है, इसका जो है सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और आमाशय जो होता है, हमारा पेट जो होता है, आमाशय की आंतरिक सतह पर जठर रस का स्रावण होता है। ठीक है, आमाशय में क्या होता है? जठर रस का जो है स्रावण होता है। चलिए, तो आमाशय में क्या देखा कि जठर रस का स्रावण होता है, और जिसमें क्या होता है? जिसमें जो है पाचक एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे भोजन को क्या करता है बच्चों? पचने में जो है आसान करता है। ठीक है, तो आमाशय में जठर रस का स्रावण होता है, और जिसमें क्या होता है? जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे भोजन को जो है पचाने में सहायता करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्म पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म। इन सबको आप क्या कीजिएगा? लिखकर याद कीजिएगा। और आपके इसमें जो है एक आपके पेज नंबर 64 में एक बॉक्स दे रखा है, उसमें सारे बातें उसमें दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग जो है लास्ट में देखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म, ठीक है, पाया जाता है। और पाचक रस जो है स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? आमाशय के अंदर पाचक रस जो है क्या होता है बच्चों? स्रावित होता है। फिर हमने जो है छोटी आंत के बारे में बात किया। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में बताया आपको? छोटी आंत के बारे में बताया। ओके, जरा देख लीजिए पहले। चलिए, हमने यहां तक बताया ना आपको कि ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। आमाशय की दीवारों में जठर रस का स्रावण होता है, और इसमें पाचक एंजाइम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष, ठीक है, श्लेष्म है बच्चों, ये श्लेष्म, ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा, हमने जो लिखा हुआ है बोर्ड में श्लेष्म, तो इसमें क्या पाया जाता है? श्लेष्म पाया जाता है। फिर जो है इसमें पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन किसका पाचन करता है। जो पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। और रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है। ठीक है, फिर हमने और क्या पढ़ा था पिछले कक्षा में कि श्लेष्म आमाशय के आंतरिक दीवार को किससे बचाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है ना? और फिर आपसे हमने बताया था कि अम्लीय बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों? अम्लीय बनाता है। और भोजन में
उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ, जो जीवाणु कीटाणु जो आ गए होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और भोजन को जो है सड़ने से बचाता है। ठीक है। और आमाशय से भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है। चलिए, तो आमाशय से अब भोजन कहाँ पहुंचा, अब हम लोग वो देखते हैं छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब देखते हैं वहां पर क्या क्या होता है। ठीक है, आमाशय से भोजन जो है कहाँ पहुंच गया बच्चों, छोटी आंत में पहुंच गया। ओके, तो हम लोग जो है उसके क्या करते हैं, छोटी आंत के जो है थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कैसा कैसा है। छोटी आंत, तो आप जो है जो जो बातें बता रखी है, एक एक पॉइंट्स को आप जो है सही सही से आप लोग क्या करोगे, उसको लिखोगे। ठीक है, लिखोगे, और किसमें कौन से जो है संरचना या फिर कौन सा जो पार्ट्स है उसमें कौन कौन से कार्य करते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब हमने देखा कि भोजन छोटी आंत में पहुंच गया, और छोटी आंत जो है, जो होता है, ये इसकी लंबाई कई बार पूछी जाती है, आपके बुक में दिया नहीं है, 7.5 मीटर। ठीक है, ये जो है 7.5 मीटर लंबी होती है। ओके, लंबी होती है। और जो है इसकी जो नली होती है, यानी इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो जो है कैसा होता है बच्चों, काफी मुड़ी हुई होती है, यानी काफी कुंडलित होती है। आप अगर उस डायग्राम में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि वो जो है काफी कुंडलित है, काफी क्या है, मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई नली है। और इसकी भित्ति में भी, यानी छोटी आंत के भित्ति में भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, है ना। इसमें भी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये भी थोड़े से जो है एंजाइम स्रावित करते हैं। तो जरा आप देख ले, पहले छोटी आंत को जरा देख लेते हैं हम लोग पिक्चर में। ओके, चलिए, ये देखिए छोटी आंत, ये देख रहे हो ना छोटी आंत। तो जो है हमारे आमाशय से भोजन निकलकर कहाँ पहुंच गया बच्चों, छोटी आंत में पहुंच गया, जो है 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। इसको अभी से अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, और ये काफी कुंडलित होती है, देख रहे हो ना किस तरह से मुड़ा हुआ है, काफी क्या है, काफी मुड़ा हुआ है, कुंडलित होती है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें जो है बहुत से एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हो ना, यकृत देख रहे हो आप, देख रहे हो यकृत, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है हमने आपको पैनक्रियास दिखाई, इस तरफ को है। तो यकृत जो है बच्चों, यकृत एवं अग्नाशय से स्रावित एंजाइम कहाँ पर आता है, यहाँ पर, यानी छोटी आंत में पहुंचता है। और ये यकृत देख रहे हो, लीवर जो है हमारा कैसा होता है, ये काफी जो है गहरे लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, गहरे लाल और भूरे रंग का ये होता है, ये ग्रंथि है, ये क्या है बच्चों, ग्रंथि है। और ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, यकृत। ओके, यकृत क्या है बच्चों, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। चलिए हम लोग जरा पॉइंट्स को देखते हैं अभी। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा, यकृत एवं अग्नाशय यहाँ पर जो है रस स्रावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जरा बता दें आपको, आपको थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। यकृत, यकृत जो बता रहे हैं, बात आपकी समझ में आ रही है ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। ओके, ठीक है। यकृत, तो यकृत जो है बच्चों क्या है, ये गहरे लाल भूरे रंग का होता है। और शरीर का, ये जो है हमारे शरीर का क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। ओके, ये जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। और ये क्या करता है, यकृत क्या करता है बच्चों, यकृत जो है
पीतरस, यानी किसका श्रावण करता है, ये रस का नाम बता रहे हैं आपको, पीतरस। ठीक है, पितरस का, किसका श्रावण करते हैं, पितरस का श्राव करता है। यकृत जो है पितरस का श्राव करता है। और जो कहां पर संग्रहित होता है, चलो मेरे बच्चे लिख के मुझे भेज रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही अच्छे से पॉइंट्स को लिखिएगा, और लिखिएगा भी, और साथ में याद भी कीजिएगा। ठीक है, बहुत खुशी हुई देखकर। तो बच्चों, जो पितरस है, पितरस जो होता है ना, वो क्या होता है, तो हमने बताया कि पितरस का स्राव करता है। कौन करता है, यकृत करता है, लिवर करता है। और जो पितरस है वो कहां पर संग्रहित होता है, कहां पर संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, पितरस जो है कहां पर, लिवर जो यानी यकृत जो है अपने पास नहीं रखता है, वो क्या करता है, पित्ताशय में संग्रहित कर देता है, वहां पर इकट्ठा कर देता है। आपके बुक में आप देख सकते हो, आपकी जो है पित्ताशय जो है। ठीक है, तो पित्ताशय में क्या करता है, वो संग्रहित करता है। और जो पितरस होता है ना बच्चों, ये जो है किसका किसका पाचन करता है, पितरस जो होता है वो वसा का पाचन करता है। ओके, वसा का पाचन, पितरस जो होता है वो वसा का पाचन करता है। और फिर क्या होता है, ये जो पितरस, तो आपको हमने बताया कि पितरस कौन बनाता है बच्चों, बोलो। आप जो बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है, आप वहीं पर बैठ के बोलिए, ठीक है, बिना माइक ऑन किए। जी हाँ, यकृत करता है ना, यकृत बनाता है। लेकिन वो पितरस को अपने पास नहीं रखता है, और क्या करता है, पितरस को जो है एक थैली नुमा संरचना, यानी पितरस को कहां पर भेज देता है, पित्ताशय में इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, एक थैली नुमा संरचना होती है, उसे जो है क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। डायग्राम दिखाया आपको एक और बार, बुक जो है आपके सामने होना चाहिए। और क्या करोगे आप, डायग्राम को जो है साथ साथ देखते जाओगे। चलिए, देख रहे हो ना, पीताशय, ये देख रहे हो, हल्की पीली रंग का, देख रहे हो ना। तो जो है यकृत क्या करता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पितरस बनाता है, और पितरस को वो पित्ताशय में क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। ओके, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गया ना, और क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। अब जो है फिर हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, अग्नाशय क्या है वो भी जरा देख लीजिए। ठीक है, एक एक टर्म्स को जो है आपके लिए क्लियर कर देते हैं। तो अग्नाशय यानी हमने क्या बताया आपको, पैनक्रियास। अग्नाशय क्या है बच्चों, पैनक्रियास। ओके, अग्नाशय। तो सारे टर्म्स को क्या कीजिएगा, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसको जो है अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कौन कौन से टर्म्स हमने आपको बताए थे। तो अग्नाशय जो होता है हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का, रंग की क्या होती है, ग्रंथि होती है। तो हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। ओके, पीले रंग की ग्रंथि, हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। और अग्नाशय रस, जो अग्नाशय रस होता है ना बच्चों, अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। किस में बदलता है, ये जो हमने बताया अग्नाशय जो होता है ना बच्चों, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, किस किस को बदलता है, कार्बोहाइड्रेट, लिख लीजिए सारे पॉइंट्स को जो है क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रेट, तो क्या आपको पता चले कि कौन कौन से हमने जो है आज टॉपिक लिया है। ओके, तो ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है बच्चों, तथा प्रोटीन को, तथा प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को किस में बदल देता है, सरल पदार्थों में बदलता है। ठीक है, सरल, ओके, सरल पदार्थों में क्या करता है, ये बदलता है।
तो ये बात क्लियर हो गया ना कि अग्नाशय रस जो है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। और सबसे पहले ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये किसका पाचन करता है? सबसे पहले ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट को क्या बनाता है? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज में क्या करता है? बदलता है। और वसा का फिर जो है क्या करता है? प्रोटीन का। ठीक है, वसा को जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। फिर जो है प्रोटीन का क्या होता है? यहाँ पर पाचन होता है। ओके, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गया ना बच्चों? फिर जो है हमने क्या देखा कि अब ये छोटी आंत की बात हुई कि छोटी आंत में भोजन पहुंचता है और यहाँ पर जो है पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों मिलकर जो है क्या करता है? दोनों रस जो है नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं और इन रसों में उपस्थित क्या होता है? इन रसों में जो उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ओके, इतनी बातें क्लियर है ना? ये सारे पॉइंट्स जो है बच्चों आपकी किताब में दे रखा है। चलिए, तो हमने क्या देखा? देख रहे हैं ना? आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचता है और इनमें उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में क्या होता है? उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बच्चों? प्रोटीन और वसा का क्या होता है? पाचन होता है। ओके, ये पॉइंट्स जो है क्या करोगे आप? बुक से ही अपना लिख लोगे। और पाचन के फलस्वरूप क्या होता है? भोजन जो है तरल अवस्था में आ जाता है और अब भोजन जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। ठीक है, छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। अब जरा देखते हैं अब क्या होता है फिर वहां तक जब पहुंचता है तो। ओके, अब क्या हुआ? भोजन कहाँ पहुंच गया? छोटी आंत के अंतिम भाग में क्या हो गया? पहुंच गया। ओके, तो वहां पर जब पहुंचता है भोजन, वहां पर जब पहुंचता है भोजन, तब क्या होता है? तब जो है भोजन यानी पहली छोटी आंत में जो है भोजन के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन जो है पूर्ण हो जाता है और पाचन के फलस्वरूप भोजन छोटी आंत से किस तरह की अवस्था में आ जाता है? तरल अवस्था में। ठीक है, तरल अवस्था, तरल अवस्था में आ जाता है। क्लियर है? ओके, अब जो है भोजन छोटी आंत के क्या होता है? अंतिम भाग में पहुंचता है और इसकी दीवारों पर जो है, जो छोटी आंत की जो दीवार है इस पे जो है अंगुली नुमा उभार उभार ओके, अंगुली नुमा उभार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलय विलय कहते हैं। ओके, अंगुलीनुमा जो है उभार पाया जाता है जिसे विलय कहते हैं। और इस भाग द्वारा क्या होता है बच्चों? जो है बचे हुए भोजन के पोषण पदार्थों को क्या करते हैं? हमारे शरीर में अवशोषित कर लेते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि विलय कैसा होता है। ये देखिए, देख रहे हो ना बच्चों? ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या होता है? ये देख रहे हो, ये जो है भोजन यानी तरल अवस्था में आने के बाद फिर क्या होता है? ये देख रहे हो ना, अंगुलीनुमा उभार होती है यहाँ पर। कहाँ पर होती है अंगुलीनुमा उभार? हमने कहाँ पर बात की आपसे कि जब भोजन जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है, इसके दीवारों पर होती है। कहाँ पर होती है बच्चों? ऐसे शेप के, उंगली की तरह लग रहा है ना आपको? अंगुली की तरह लग रहा है। तो जो है इसके दीवारों पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ठीक है, और इस भाग द्वारा क्या होता है? जो बचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ जो होते हैं ना, वो क्या हो जाता है? वो अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, इस भाग से क्या होता है? जो बचे हुए भोजन का जो है भाग है वो जो है अवशोषित किया जाता है।
ओके, तो रोम जैसी संरचना होती है ये, रोम जैसी संरचना, अंगुलीनुमा उभार विलाई कहते हैं। और यहां से क्या होता है, हमारे रक्त में, यानी जो भोजन है, भोजन के जो 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 पोषक तत्व है, सब जो है कहाँ पर चला जाता है बच्चों, हमारे रक्त में चला जाता है। ओके, चलिए, तो विलाई जो है, आपसे कोई पूछा जाए तो क्या होता है कि ये जो है, इस जो छोटी आंत के दीवारों पर अंगुलीनुमा क्या होता है, एक उभार होता है, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। जो है बच्चों, जो हमारा भोजन, जो हमारे पोषक पदार्थ, जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषण हो जाता है, ठीक है, अवशोषण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है हम लोग अवशोषण कहते हैं, यानी जो हमारा शरीर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे भोजन को। तो आप लोग जो है बताते हैं आपको, तो अवशोषण क्या है। ओके, अवशोषण, अवशोषण यानी एब्सॉर्प्शन। तो सरल घुलनशील पचित खाद्य पदार्थों के क्या होता है, रक्त में अवशोषित होने की क्रिया को अवशोषण कहलाता है। ठीक है, क्या होता है अवशोषण, क्या होता है बच्चों, जो सरल घुलनशील जो पचित पदार्थ होते हैं ना, अब हमारे जो शरीर में, सरल घुलनशील, घुलनशील, सरल घुलनशील पचित, जो यानी पचा हुआ पदार्थ है, पचित खाद्य पदार्थ, ठीक है, जो हमने खाया है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रक्त में कहां पर अवशोषित हो जाता है, कहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो रक्त में, के रक्त में, रक्त में क्या होता है बच्चों, अवशोषित होने की क्रिया को, अवशोषित होने की क्रिया, ओके, क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अवशोषण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो सबसे पहला जो है हमने क्या देखा, पाचन, पाचन में क्या होता है, पाचन, पाचन में क्या होता है बच्चों, जो जटिल खाद्य पदार्थ है, जो हमारे शरीर के, यानी जो जटिल खाद्य पदार्थ है, उसको जो है सरल पदार्थों में बदलना, किसमें बदलना, बोलिए, सरल पदार्थों में, यानी जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना। ओके, सरल पदार्थ में बदलना, वो क्या होता है, पाचन होता है। फिर अवशोषण क्या है, सरल घुलनशील पचित खाद्य पदार्थों के रक्त में अवशोषित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है ना आपकी, ये जो है डेफिनेशन, सभी जो है, जो टर्म्स है सभी बच्चों, ये आपकी किताब में भी दे रखा है। ठीक है, किताब में क्या कर रखा है, ये अभी जो है सारे दे रखा है। तो हमने क्या देखा, देखिए, इसकी दीवारों पर अंगुलीनुमा उभार विलाई पाए जाते हैं, और यहां से बचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अवशोषण कहलाती है। ठीक है, ओके, अब क्या होता है, अवशोषण के बाद क्या होता है, अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा, क्या होता है, जो बचा हुआ जो भोजन होता है ना, उसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं क्या करते हैं, अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, यानी स्वांगीकरण, ये प्रक्रिया क्या है, स्वांगीकरण कहलाती है। तो जब अवशोषण हो गया हमारा, अगला स्टेप क्या है बच्चों, स्वांगीकरण। वो क्या है, स्वांगीकरण क्या है, अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग अब क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती है ना, उसके द्वारा शरीर की वृद्धि के लिए हर तरफ को क्या होता है, पहुंचता है।
ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। तो बच्चों आपको ये करना है कि ये जो है डेफिनेशंस, ये टर्म सारे जो है आपके किताब में दे रखा है। आप लोग जो है अवशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, पाचन क्या है, सभी जो है लिख कर आओगे। ओके, और आगे जो है हम लोग अपनी आगे कक्षा में और आगे बताएंगे। आज जो मैंने आपको कक्षा लिया वो आपको कितने बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाँ बोलिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप नहीं बोलिए। मैं आपके उत्तर के लिए तैयार बैठी हूँ। अगर आज जो आपको कक्षा लिया वो आपको अगर समझ में आया है तो यस बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो ओके बोलिए, नहीं तो हम जो है क्या करेंगे, अपने तरीके को ही बदल देंगे आपके लिए। ठीक है, ताकि बच्चे किसी भी तरफ पढ़ पाए। अगर ओके है तो ओके बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए। चलो, सब ओके ओके बोल रहे हैं, यस मैम। तो ये जो सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, चित्र दिखा रही हूँ, है ना, आपको लिख के भी बता रही हूँ और साथ में क्या है आपको स्क्रीन भी दिखा रही हूँ, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और आप जो है आप ऐसा कीजिएगा, सारे बच्चों से पूछिएगा कि कौन कौन से बच्चों को जो है क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप हमें मैसेज करोगे या फिर लास्ट में जब हम आपको बोलने का मौका देते हैं तो आप बोलोगे, तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से आपके बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो जो हमने आपको आज जो आपको बताया है वो जो है थोड़ी मुश्किल टॉपिक है। ओके, थोड़ी मुश्किल टॉपिक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है किताब लेकर। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ोगे नहीं, सारे टर्म्स को लिखोगे नहीं, तो कभी भी क्या होगा, आपको जो है समझ में नहीं आने वाला। क्लियर है? तो अगली बार जब आप आओगे तो मेरे बच्चे सारे टर्म्स को लिख कर आओगे, पढ़ कर आओगे, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और सब अच्छे से जवाब भी दोगे मुझे। तो आज की कक्षा इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग आपको फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।